माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रोजाना क्लास ले रहे होंगे और आप क्लास लेते रहिए। अगर आप क्लास नहीं लेते हैं तो बहुत बढ़िया आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं लेते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैंने आपको कहने का मतलब एक ऑफर दिया था किस प्रकार का कि चॉइस आपकी आगे वाला लेसन हम कौन सा स्टार्ट करें, परंतु किसी विद्यार्थी ने ये नहीं बोला कि सर ये लेसन स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपकी चॉइस जब नहीं है तो अब चॉइस हमारी होगी, तो अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब क्रमानुसार आगे वाला लेसन कौन सा, दूसरा लेसन हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो पिछले लेसन में कुछ समस्या थी, जैसे क्या एक तो क्वेश्चन था आपका कौन सा, जो एक तो तापमान वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसमें आएगा 15 के आसपास, जो लगभग आपका कि 15 मिनट में आपकी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग 3 के नौजवानों के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे अगला दूसरा लेसन है हमारा। लगभग हमने अब तक की जो कक्षाएं हैं जैसे तैसे भी हैं बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। हमारी पूर्ण मेहनत के साथ क्लासें बना रहे हैं। 2 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर लगभग 2 महीने हो गए, शायद 2 महीने 1.5 महीने के लगभग हो गया सिस्टम, ठीक है। तो 1.5 महीने में सर आपने 2 लेसन कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप ऐसे सोचिए, क्या आप 1.5 महीने रेगुलर हमारे जुड़े हुए थे? आप भी नहीं जुड़े हुए थे। आप भी कभी क्लास ले रहे थे, कभी नहीं ले रहे थे। ये जो आपका 10 से 15 दिन का सिस्टम है, इसमें ही तो आपने रेगुलर क्लासेस स्टार्ट की हैं। अगर आप यही क्रम पहले अपना लेते तो आपके सामने समस्या खड़ी नहीं होती। एक समस्या क्या थी आपके सामने कि आप अदर्स चैनल पे क्लासेस देख रहे थे, तो वहां पर कभी क्लास से आती है या क्लास से कभी नहीं आती, तो वो भी समस्या थी, ठीक है। तो इन समस्याओं के समाधान से कहने का मतलब है कि आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपको रेगुलर क्लास मिलती है, अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको क्लास नहीं मिलती है, ठीक है। हमने एक आपके समाधान के लिए टेस्ट का पर्पज बनाया था। टेस्ट का मैटर जो कहता है कि जो विद्यार्थी टेस्ट देगा उसको ग्रुप में रखा जाएगा, वो केवल आपके लिए ही सिस्टम था। देखो, हमें इस आपकी जो क्लास बना रहे हैं इससे हमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है। बस हाँ, ये जो बच्चे देख रहे हैं या उनको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, ये नहीं कि उनको कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो रही, ठीक है। तो उनके लिए हम यहाँ पर क्या रहे हैं, क्लासें बना रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, लेसन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, दूसरा। चैप्टर कौन सा आपका, चैप्टर यहाँ पे दूसरा पढ़ेंगे भाई। कौन सा पढ़ेंगे हम, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसका आपका मृदा जीवाश्म पदार्थ नाम क्या है, लेसन का नाम है आपका मृदा जीवांश और आपका पदार्थ। क्या नाम लेसन का, मृदा जीवांश पदार्थ है, ठीक है। लेसन का नाम देखिए, मृदा हमने पढ़ ली, बहुत पढ़ी हमने मृदा, बहुत पढ़ी, बार बार पहले लेसन है, तीसरा है पूरी मृदा ही पढ़ी होगी, पूरी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर मृदा ही पढ़ी हुई, ठीक है। पदार्थ के बारे में अच्छे जाने होगा आपने। पदार्थ का मतलब 2 या 2 से समान तत्व या भिन्न भिन्न तत्व से मिलकर, या यहाँ पे समान तत्व क्या होगा, 2 या 2 से अलग तत्व से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अलग तत्व से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 2 या 2 से अलग तत्व से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर बीच में लगना, 20 मिनट, 15 मिनट के लिए नहीं लगा, 15 या 10 मिनट के लिए नहीं लगा, ठीक है। मृदा जीवांश पदार्थ है। मृदा जीवांश पदार्थ में क्या पढ़े, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं, पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब मृदा के बारे में आपने पढ़ लिया था कि जो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल की कुछ लगभग कुछ सेंटीमीटर से ऊपर जो परत पाई जाती है क्या कहलाती है, आपकी मृदा कहलाती है, ठीक है। अब देखिए जीवांश, तो हिंदी भी पढ़ते हैं आप, हिंदी पढ़ रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता है कि आप कैसे हिंदी पढ़ते हैं, कौन सी चीजें पढ़ते हैं, परंतु अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये भी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो ध्यान से, इसको ले लेते हैं। जीवांश किसकी बातें हैं, जीवांश। तो संधि विच्छेद क्या होगा बताओ इसका, जीव और प्लस उसका अंश। कौन सा, बताओ कौन सी संधि होगी इसमें, संधि बताओ कौन सी संधि होगी,
संधि किससे होगी या कौन सी संधि होगी, और संधि की परिभाषा क्या होती है, इतना भी आप बताइए कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी बताओ। तो संधि आपको मैं बता देता हूँ। ये कहेंगे कि सर केमिस्ट्री क्लास है, इसमें हिंदी कहाँ से पढ़ा रही है। देखो पढ़ाने का तरीका कुछ इस होता है, पूर्ण जानकारी लेके चलेंगे तो आपको भी बाद में कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए नियमानुसार आपकी शायद दीर्घ होगी, कौन सी होगी, दीर्घाय, कौन सी होगी आपकी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। दीर्घ में कैसा, ल भाई देखो यहाँ पर समझिए, इसमें से क्या निकलेगा आपका जो वह है, और वह के मतलब इसमें ए मिला हुआ है तो इसका ए बाहर निकलेगा, और इधर इसका ए आएगा, यहाँ पर ए। अब दोनों यहाँ पर नियम आ गया, ए का नियम आ रहा है तो क्या बनेगा बताओ, आ बनेगा, क्या बनेगा इसमें, आ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ बनेगा, ठीक है। तो आ बनेगा तो इसके बाद वो आपका जीव और आपका ये आधा ए, उसके बाद में यहाँ पर आ और आपका क्या हो जाएगा, अंश का मतलब इसके साथ बढ़ेगा, क्या हो जाएगा आपका जीवांश। ले भाई ये आपको क्या बनता है, इस जीवों, तो जीवों का अंश क्या है, जीवों का अंश, आई बात समझ में। तो यहाँ पर जीवांश क्या कहलाएगा, जीवों का अंश। अब सीधी सी बात है थोड़ी, इसमें सजीव पदार्थ, इसमें अधिकतर हमें यहाँ पर निर्जीव पदार्थ लेनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि जीवांश क्या है आपका, मृदा जीवांश पदार्थ आपके लेसन का नाम है। अर्थात मृदा में जो जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं, जीवों के अंश, जो जीवों के अंश पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका मृदा जीवांश से कहलाता है, या उनसे क्या होता है आपका मृदा जीवांश तैयार होता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, कार्बनिक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे, मुख्य रूप से हम कार्बनिक भी कह सकते हैं, ह्यूमस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आपकी मृदा में जीवों के अंश पाए जाते हैं, या जीवों के अंश पाए जाने को हम मृदा जीवांश कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा जीवांश कहते हैं। अर्थात जिस मृदा में जीवों के अंश पाए जाते हैं उस मृदा जीवांश से कहते हैं। अब उसमें कौन कौन से आएंगे मृदा जीवांश में, मृदा जीवांश में देखिए आपके कौन कौन चीजें, आपके पेड़ पौधे हैं, घास फूस हैं, पादप की टहनियां हैं, पादप की जड़ हैं, मृत जीव जंतु हैं, और उसके बाद में जैसे आपका कोई भी, जैसे वर्षा ऋतु के अंदर आपने कोई भी पशु, मृत पशु को उसके अंदर गाड़ दिया तो वो भी क्या करेगा, वहां पे जीवांश का कार्य करेगा। अनेक जो आपके केंचुए होते हैं या आपकी दीमक होती है, वो भी क्या होती है, मृदा जीवांश का ही भाग होती है। कहने का मतलब जीवांश क्या करते हैं, पौधे के लिए एक पोषक तत्व का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, पौधे के लिए क्या करते हैं, पोषक तत्व का कार्य करते हैं, ठीक है। अब अगली बात देखिए यहाँ पर कि जो आपकी खनिज मृदा है भाई, इस मृदा के अंदर जो आपकी मृदा है उस मृदा में इन जीवांश पदार्थों की मात्रा कितनी होनी चाहिए एक पादप की वृद्धि के लिए, एक पादप की ग्रोथ के लिए। से कहें कि जैसे मैं कहूँ आपको कि आपकी शरीर के विकास के लिए, शरीर की अभिवृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए आपको कितनी मात्रा में या प्रोटीन की आवश्यकता होगी, कितने आपकी कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितनी या फिर कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। तो उसी प्रकार कि एक मृदा के अंदर पादप की वृद्धि के लिए कितनी मात्रा में जीवांश पदार्थ होने चाहिए। तो ये कह रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार हम देखते हैं 0.1 से लगभग 5%, 0.1 से 5% आपकी इसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए। अर्थात खनिज मृदा में, कौन सी मृदा में, खनिज मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा, जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, यहाँ पे 0 कितनी होती है, 1 से कितनी होती है, 5%, कितनी होती है, 0.1 से 5% पाई जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ 17 ग्राम आपकी मृदा है, कितनी है, 17 ग्राम मृदा है, तो बताओ इसके अंदर कितने ग्राम जीवांश पदार्थ होगा। तो इसका क्या निकालना, आपको 5% निकालना है। तो यहाँ पे 5 × 70 यहाँ पे रहेगा आपका 70 और आपकी 100, तो यहाँ पर रहेगा 350 बटा यहाँ पर आपकी 100 कर देंगे तो 3.5 के होंगे इसमें आपकी जीवांश पदार्थें पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखो इस प्रकार, तो ये क्वेश्चन मोस्ट ध्यान रखना।
अगर आप कर रहे हैं उसकी 3 वर्णों वाले की तैयारी, जेट की तैयारी कर रहे हैं और आप ICAR की तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी करने का लक्ष्य रखते हैं, तो ध्यान रखना छोटी क्वेश्चन मोस्ट है कि लगभग खनी हाँ अर्धवार्षिक आपकी एग्जाम की इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कितनी होती है 1 से 3, 1 से कितनी होती है आपकी 5% इसमें जीवाश्म पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी आगे देखो। उसके बाद में अब कहते हैं कि इसे जीवाश्म पदार्थ के मुख्य घटक क्या क्या हैं। पर जो जीवाश्म पदार्थ कहां से प्राप्त होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो पेड़ पौधे द्वारा, ठीक है, और एक आपके जीव जंतु द्वारा। कितने पार्ट में यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जीवांश का मतलब है जीवों के अंश, अर्थात वह मृदा जिसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं उन्हें मृदा जीवांश कहते हैं, मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पर खनिज मृदा में या साधारण मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा 0.1 से 5% पाई जाती है। ठीक है, आओ नौजवान, आओ भाई मैदान में आइए, सभी मैदान में आइए भाई। देखिए इधर अभी कह रहा है कि मृदा जीवांश की मुख्य घटक या कहां से प्राप्त होता है। प्राप्त तो बहुत है, जैसे पेड़ पौधे टहनी है, जैसे मान लीजिए आपका कोई पेड़ है, कहने वाला हाथ है, ये मान लीजिए आपका पेड़ है, इसकी जड़ से भी जीवाश्म पदार्थ प्राप्त होता है, इसके जो यहाँ पे तना है इससे भी प्राप्त होता है, इसकी टहनी है इससे भी क्या होता है जीवाश्म पदार्थ प्राप्त होता है। तो ऐसे लिखेंगे तो आपकी रमन बढ़ जाएगी। तो हम करते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण का मतलब है कि 2 हमें कहां से प्राप्त होगा। एक तो हो जाएगा आपका पादप, तो जाएगा पादप, और दूसरा आपका जीव और आपका जंतु। ठीक है, तो आप मेरे को बताना आप जीव हो या जंतु, ये आपको कमेंट में बताना भाई, आप जीव हो या जंतु। ठीक है, फिर आपको बताना अगर आप जीव हो तो फिर जंतु कौन है, और अगर जंतु तो आप जीव कौन है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जीव जंतु। उसके बाद में यहाँ पर कि पादप को यहाँ पर 2 पार्ट में किया गया, यहाँ पर आपके, तो यहाँ पर क्या लगेगा पेड़ और आपके पौधे। पेड़ पौधे इन दोनों भी अंतर बताना है, पेड़ और पौधे में अंतर क्या होता है। ठीक है, पेड़ पौधे और आपके यहाँ पर फसल, और यहाँ पर ये तो है, इसका कोई यहाँ पर अलग डिवाइड नहीं किया गया। कहने का मतलब जीवांश हमें कहां से प्राप्त होता है, देश के नौजवानों यहाँ पर पादप और जीव जंतु से प्राप्त होता है। आपको ये बताना पड़ेगा देश के नौजवानों, अगर आप मेरी क्लास रुचिपूर्ण या इंटरेस्ट के साथ क्लास ले रहे हैं तो जीव जंतु में अंतर बताना पड़ेगा। जीव किसे कहते हैं, जंतु किसे कहते हैं, और यहाँ पर पेड़ किसे कहते हैं, पौधे किसे कहते हैं। आप हंस रहे होंगी कि सर ऐसा सिंपल क्वेश्चन, अरे सिंपल क्वेश्चन है तो ही तो आंसर दीजिए। आप आंसर दीजिए कि पेड़ और पौधे में अंतर क्या है और यहाँ पर जीव जंतु में अंतर क्या है। ठीक है, आपको अंतर बताना पड़ेगा और यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि आप इन दोनों में से कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं कौन नौजवान पहले बताता है। पहले का मतलब जो सबसे पहले बताएगा उसका यहाँ पर नाम ले जाएगा। ठीक है, देखिए इधर, हाँ जी भाई, पेड़ पौधे और आपकी फसल कंप्लीट। तो पहले हम पढ़ेंगे इस पादप को पढ़ेंगे। पादप में क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधे की पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, आप कृषि कार्य नहीं करते, परंतु आपने कृषि कार्य करते हुए देखा होगा। अपने पेरेंट हैं यानी अपने माता पिता हैं, अपने जो बड़े भैया हैं उनको कृषि कार्य करते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, अभी जो मौसम चल रहा है या अभी जो ऋतु चल रही है आपकी खरीफ की फसल की चल रही है। ठीक है, तो खरीफ की फसल में जैसे मान लीजिए किसी नौजवान का खेत है, किसी नौजवान का खेत है, इस नौजवान ने अपने खेत में क्या लगाया भाई, बाजरे का पादप लगाया। क्या लगाया, बाजरे का पादप लगाया। और ये बाजरे का इसमें पादप लगाया। ठीक है,
तो ऐसे बताओ, जब बाजे को पादप ने आपने इस जमीन के अंदर इसका रुपाई की, आपने बिजाई की, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जब ग्रोथ करता है, जब इसकी आप कटाई करते हैं तो कौन सी बात की कटाई की आपने, यहाँ से इसकी कटाई कर दी, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर बाजरे की कुछ पत्तियां हैं वो जमीन में गिर जाती है, और यहाँ पर ये पत्तियां कुछ तने के अवशेष भी जमीन में गिर जाते हैं, यानी मृदा में मिल जाते हैं। प्लस में जो आपकी यहाँ पर ये पाई जाती है पेड़ पौधे, और आपकी फसल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, पेड़ पौधे और सॉरी इसको यहाँ पर आएगा, ये फसल में आएगा भाई, फसल किसमें आएगा आपके, फसल, और यहाँ पे दूसरा कौन सा आएगा आपकी, हरी और खाद, क्या है आपकी, हरी खाद। देखो ध्यान से दूर करना डाउट, ठीक है। जब आपने फसल लगाई या फसल का जो भी पेड़ आपने पौधा लगाया, ठीक है, और पौधा लगाया तो उसके बाद में आपने इसकी कटाई की, कटाई करने के बाद में इसकी जड़ी भी इसके अंदर रह गई, ठीक है। दूसरी बात देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्या थे, कुछ जीव जंतु, यहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े भी इसमें आश्रय अपना स्थान डाली हुई थी, तो वो भी क्या होगी, यहाँ पर जैसे आपकी पादप की मृत्यु होती है या आपने पादप की कटाई की, तो वो भी क्या हो गया, आपकी जमीन में गिर गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो पादप की टहनी थी या पादप की जो पत्तियां थी, जो यहाँ पर इसकी जड़ थी, वो जड़ क्या करेगी, यहाँ पर इस जड़ के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाते हैं, आपके अपघटित हो जाते हैं, अपचेत हो जाते हैं, और अपचेत होकर क्या करते हैं, यहाँ पर आपके उस ह्यूमस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं भाई, ह्यूमस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ होता है, तो यहाँ पर जीवांश पदार्थ जीवों के अंश है, यहाँ पर है, ये जो यहाँ पे पेड़ पौधे की पत्ती की टहनियां हैं, ये टहनियां जब मिट्टी में मिलेगी, मिट्टी में मिलने के बाद में क्या होगी, इनका अपघटन होगा या अपक्षय होगा। अपघटन और अपक्षय होने के बाद में क्या होता है, एक बारीक लगभग आपकी काले व भूरे रंग का एक पदार्थ बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है, उस कार्बनिक पदार्थ का नाम क्या होता है, ह्यूमस होता है। क्या होता है, ह्यूमस होता है। अर्थात इसमें पादप के लिए आवश्यक क्या होते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा होती है। इसका निर्माण कैसा हुआ, आपकी पादप की कोई पत्ती टूट गई, टहनी टूट गई, या आपने बचपन की अवस्था अगर आपकी चल रही होगी, उसमें आपने गलतियां की होगी, किसी पादप की आपने टहनी तोड़ दी होगी, वो आपकी मिट्टी में गिर जाती है, कुछ समय बाद में क्या होती है, वहां से गायब हो जाती है। तो इसका मतलब क्या था, उसी पर जीवाणु की क्रिया हुई, या यहाँ पर उसका अपचय हो गया, अपघटन हो गया। कहने का मतलब देश के नौजवानों कठिन से किस में बदल गई, वो सरल में बदल गई। किस में बदल गई, कठिन से सरल में बदल गई। और सरल में बदलने के बाद में कहने का मतलब उसकी जो रासायनिक बंध थी, कठोर रासायनिक बंध थी, वो टूट के आपके सरल बंध बन गए, और उससे क्या हो गया, आपकी ह्यूमस का निर्माण हो गया। और ह्यूमस काले भूरे रंग का क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ये लिख दोगे इसमें, कोई दिक्कत किसी को इसमें, फसलों के अवशेष आपके पेड़ को लिख दिया आपने, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी बात देखिए, दूसरी बात देखो ध्यान से, आपने देश के नौजवानों एक नाम सुना होगा एग्रीकल्चर में, फसल एकांतरण। क्या नाम सुना आपने, फसल एकांतरण आपने नाम सुना होगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए देश के नौजवानों, जब आप कहने का मतलब फसल उगाते हैं मतीरा, किसकी, मतीरा या तरबूज, किसकी, तरबूज की जब आप फसल उगाते हैं, ठीक है, या आप फसल उगाते हैं मूंगफली, कौन सी फली, मूंगफली, और या आप उगाते हैं गंवार, किसकी उगाते हैं आप, गंवार, ठीक है। इनकी जब फसल उगाते हैं, और कहने का मतलब जब मतीरे की आपने फसल उगाई, जैसे आपने मतीरे का उपयोग कर लिया, मतीरे आपने अपनी फसल प्राप्त कर ली, तो आप क्या करते हैं, तुरंत यहाँ पे जो मतीरे की जो फसल होती है उस पर क्या करते हैं, उसकी यहाँ पर जैसे भी गहरी जुताई करके जो भी इसकी घास को उसको नीचे दबा देते हैं। इसी प्रकार मूंगफली होती है, तो मूंगफली की पत्तियां सूख जाती है, तो वो भी क्या करती है, वहां पे खाद कार्य करती है।
गंवार की जो यहाँ पे गंवार है, जो मूंग है, वो भी क्या करती है, उनकी पत्तियां क्या करती है, वहां पे हरी खाद का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हरी खाद वाली जो फसलें हैं आपकी, जैसे मदिरा है या तरबूज है, मूंगफली है, गंवार है, सनई है, ढेंचा है, मूंग बता दी मैंने सभी आपको, तो वो क्या करते हैं, इनके जो पादपों के अवशेष होते हैं, क्योंकि जैसे गंवार होता है, गंवार की केवल हमें फली प्राप्त होती है, केवल डंठल हमें प्राप्त होता है, पत्तियां पूरी सूख के नीचे झड़ जाती है। मूंग में भी ये सिस्टम होता है, मूंग की पत्तियां जो होती है, तो मूंग यहाँ पे जो इसकी जो हरी अवस्था के अंदर, कैसी अवस्था में, हरी अवस्था में पत्तियां गिर जाती है, वो क्या करती है, लगभग आपकी हरी खाद का कार्य करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को इसमें। मूंगफली है, जिसे आपने नाम सुना होगा, जिसे कि बाजरे की नमकीन, बाजरे की नमकीन। ठीक है, ये भी क्या होती है, आपकी हरी अवस्था में क्या करते हैं, बाजरे की कटाई की जाती है, इसको कुछ टेम्परेचर पर निश्चित दबाया जाता है, और दबा क्या करते हैं, इसकी हम खाद क्या करते हैं, इसकी तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो जीवांश पदार्थ होते हैं, जीवांश पदार्थ पेड़ पौधे पशुओं की जो अवशेष होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हरी खाद होती है, हरी खाद में ध्यान रखना मुख्य रूप से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी आपकी, जैसे गंवार है, सनई है, ढेंचा है, आपकी मूंग है। ठीक है, ये तो क्या आपकी अकॉर्डिंग सिलेबस, परंतु अगर हम आप जैसे मूंगफली है, वो भी क्या होती है, आपकी हरी खाद के रूप में ही बहुत ही योगदान करती है। ठीक है, बोले आते किसी को देखकर किसी पेज में आगे देखो, उसके बाद में आता है आपके जीव जंतु। क्या आते हैं आपके जीव जंतु। अभी जो मौसम चल रहा है, या जो अभी आपकी ऋतु चल रही है, आपकी वर्षा ऋतु भी है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के अंदर कहने का मतलब जैसे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे आपका केचुआ है, दीमक है, ठीक है, चींटी है, या इनकी जो क्या मात्रा यहाँ पे आपकी ज्यादा, इनकी संख्या क्या ज्यादा बढ़ रही थी। परंतु ऐसे बताइए, जब इनकी यहाँ पे संख्या, जैसे मान लीजिए आपकी, या आपका कोई भी यहाँ पे आपका खेत है, इस खेत में क्या हुआ, यहाँ पे आपकी केचुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, दीमक की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे जैसे मान लीजिए चूहे यहाँ पे जमीन के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में। अब ऐसे बताइए, जैसी वर्षा ऋतु चली जाएगी, ठीक है, तो वर्षा ऋतु जाएगी तो यहाँ पे केचुए आपके यहाँ पे नीचे दबे हुए हैं। ठीक है, जब इसको पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिलेगी, इसी प्रकार यहाँ पे आपके मेंढक ये, ठीक है, जब इनको पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिलती है, तो आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी जो मृदा है, उसके अंदर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार जैसे आपकी कभी पशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, जैसे यहाँ पे गड्ढा खोदते हैं, उसको इस जमीन में डालते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पदार्थ कुछ समय बाद अवगठित व अपचित होकर, यानी कहने का मतलब कठिन पदार्थों से सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, हुमस का निर्माण करते हैं। और हुमस के बाद में क्या होता है, काले रंग का आपका जो कार्बनिक पदार्थ, किसका निर्माण, सॉरी, जीवाश्म का निर्माण होता है। जीवाश्म में क्या होता है, आपका हुमस का निर्माण होता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे जैसे मेंढक नीचे दब गया, ठीक है, या आपका कोई चूहा दब गया, ठीक है, या आपका कोई भी पशु आपके अंदर, यहाँ पे आप कुछ दिनों बाद में देखते हैं तो वहां पर आपको पशु दिखाई नहीं देता है, तो कहां पे चला गया, उस पर रासायनिक क्रिया हो गई, कहने का मतलब कठिन चीज में लग गया, आपकी सरल पदार्थ में इसका अपचित हो गया, विघटन हो गया। विघटन होने से क्या होता है, आपकी जीवाश्म मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि के लिए आपकी हुमस की मात्रा में क्या होगी, आपकी वृद्धि होती है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें लिख सकते हो आप आसानी से। क्या लिखोगे इसमें, आप नोट्स बना रहे तो आपको लिखना है, चीज को ध्यान सुनिए आप। जीवांश से पदार्थों की उत्पत्ति मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। पहला लिखोगे आप इसमें, पादप है, पेड़ पौधे व फसल तथा पेड़ पौधे फसल और हरी खाद, ये पहले का है। ठीक है, और दूसरा आएगा इसमें आपका जीव जंतु द्वारा, तो आपका दूसरे का अलग। ठीक है, अब यहाँ पर पेड़ पौधे और फसल के बारे में क्या लिखेंगे आप, कि पेड़ पौधों की टहनियाँ हैं, पेड़ पौधों की आपकी टहनियाँ, पेड़ पौधों की टहनियाँ, जड़ें, पेड़ पौधों की टहनियाँ, जड़ें, फसलों के अवशेष जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तो जीवांश पदार्थों का निर्माण होता है।
जीवांश पदार्थों का निर्माण होता है। आगे आगे क्या लिखोगे यहाँ पे, अनेक प्रकार की हरी खाद भी जीवांश की मात्रा में वृद्धि करती है, जैसे सनई, डेसा, मूंग आदि। ठीक है, उसके बाद लिखोगे आप यहाँ पर जीव जंतु के अवशेष भी जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जैसे मरे हुए जीव जंतु के अवशेष, केंचुए, दीमक, चींटियां आदि पदार्थों आदि के अंश अपघटित होकर जीवांश की मात्रा में वृद्धि करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जीवांश का कंपोजिशन करने का मतलब संगठन, जीवांश में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम वर्गीकृत करने के लिए मुख्य रूप से जीवांश के अंदर आपकी CHO कहने का मतलब आपके कार्बन, ऑक्सीजन, CH हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से 3 तो होनी थी, क्योंकि पादप की वृद्धि विकास के लिए CHO की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, इनका कंपोजिशन बना रहे हैं कि जीवांश पदार्थ में कौन कौन से, या जीवांश आपका पदार्थ है मृदा जीवांश, इसमें कौन कौन से आपके तत्व या कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर इनका वर्गीकरण करते हैं भाई। वर्गीकरण यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला आएगा देश के नौजवानों, यहाँ पर आपका कार्बनिक, कौन सा कहलाएगा आपका कार्बनिक, और यहाँ पे आगे वाला कौन सा आएगा आपका अकार्बनिक, कौन सा आएगा आपका अकार्बनिक, कार्ब और आपका अकार्बनिक। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसा जीवाश्म जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो तो कहलाएगा आपका कार्बनिक कहलाएगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है वो कहलाएगा आपका अकार्बनिक। तो जैसे आप देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम और आपका यहाँ पर Zn है, कॉपर है, Fe है, इनमें क्या होते हैं, सभी आपके अकार्बनिक है, इनमें किसी में कार्बन की मात्रा नहीं है। कभी देश के नौजवान इस बात को लेकर नहीं बैठना कि सी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है या आपका कैल्शियम है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपके कार्बनिक में, देखिए कार्बनिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन युक्त, यानी कहने का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, N2 रहित। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देश के नौजवानों, यानी वे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, वे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो जल में विलय हैं, क्या कहेंगे आपके जल में विलय, कहने का मतलब जल में घुलते हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ होंगे जो जल में विलय हैं? तो यहाँ पर देखिए आपके एक तो नाइट्रेट है, यहाँ पे कौन सा कहलाएगा नाइट्रेट, क्योंकि देश के नौजवानों जब बारिश होती है तो वहां पे क्या होती है नाइट्रेट के रूप में पौधे को प्राप्त होगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आपके एमाइड लेवल, कौन सा एमाइड है, और यहाँ पर इसके बाद में कहलाएगा आपका अमोनिकल, क्या कहलाएगा आपका अमोनिकल। ये सभी क्या हैं, ये कैसे पदार्थ हैं, ये नाइट्रोजन कहने का मतलब जल में विलय N2 युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। इसी प्रकार आगे देखिए N2 रहित, N2 युक्त आपके जल में अविलय जाएंगे। यहाँ पर कैसे आएंगे आपके जल में अविलय आपके कार्बनिक पदार्थ। देखिए देश के नौजवानों, अब N2 है तो N2 होनी चाहिए, जल में अविलय होना चाहिए। तो सीधी सी बात है आपकी, एक तो प्रोटीन पेप्टोन्स, क्या करेंगे आपके पेप्टोन्स, प्रोटीन और आपके पेप और आपके टॉन्स, पेप्टोन्स और आपका पेप्टाइड। ठीक है, प्रोटीन पेप्टोन्स आपका पेप्टाइड। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? वर्गीकरण याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं या इसका जो संगठन है इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पर N2 रहित यानी वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है तो वो कहलाएंगे आपकी, पहला तो कहलाएगा आपका कार्बो और आपका हाइड्रेट, ठीक है। दूसरा आएगा यहाँ पर आपके, दूसरे में देखिए आप यहाँ पर कहलाएगा आपका, तो तीसरा देखिए यहाँ पर लिग्निन, यहाँ पर रहेगा आपका लिग्निन, और यहाँ पर आएंगे कि इसके नौजवानों आपके वसीय अम्ल कहेंगे आपके। वसीय अम्ल का मतलब यहाँ पर ईथर युक्त, कैसे आपके ईथर युक्त, ईथर युक्त पदार्थ इसमें आने चाहिए, ठीक है। ईथर है आपके। कार्बोहाइड्रेट भी देखिए देश के नौजवानों, कार्बोहाइड्रेट में आपकी स्टार्च, ठीक है, शर्करा, सर और आपकी करा, और उसके बाद में आपकी सेलुलोज, एक लगी आपकी सेलु और आपका लू और आपका ये लोज, और यहाँ पर कहलाएगा आपका हेमी, क्या कहलाएगा आपका हेमी सेलुलोज, क्या आएगा आपका हेमी सेलुलोज, ठीक है। ये था आपकी मृदा जो आपकी जीवांश है उसका संगठन, यानी कार्बनिक पदार्थ होगा तो कौन कौन से होंगे, N2 युक्त आपका N2 रहित। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, उससे जीवांश का नाम बताइए जो जल में विले N2 रहित, जल में विले N2 रहित कार्बनिक पदार्थ हैं। ऐसे लिख दिया आपने, ऐसे बताइए आपने, उस कार्बनिक जीवाश्म का नाम बताइए जो N2 रहित है, N2 रहित है। तो कौन कौन सी, इसमें कार्बोहाइड्रेट में से हेमिसेलुलोज, स्टार्च आपका, सेलुलोज है, लिग्निन है, वसीय अम्ल है, इस प्रकार आपका इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसका वर्गीकरण, तो आपको इस प्रकार इसका वर्गीकरण स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसे याद होना चाहिए। वैसे जैसे आपको मैं ऐसे पूछूं तो आपको तुरंत अंगुली यहाँ पर से ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगर हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी मृदा है उस मृदा के अंदर जीवाश्म पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है, 0.1 से 5% पाई जाती है। इस 0.1 या 5% में आपकी कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च, शर्करा, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और आपकी जैसे प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स की मात्रा कितनी पाई जाती है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ, ठीक है। उनका परसेंटेज भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आप, देखो स्टार्च और सेलुलोज, यानी कहने का मतलब इस 1 से 5% का मतलब है कितना परसेंट की स्टार्च पाई जाती है, कितना परसेंट आपका सेलुलोज हो सकता है, ठीक है भाई। हो सकता है मात्रा कम भी हो सकती है, नहीं कि सिर्फ टोटल से होना चाहिए, मात्रा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। और आपका हेमी सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, ठीक है। इसी प्रकार इस स्टार्च से सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज हैं, और आपका लिग्निन, लिग और आपका नीन, और यहाँ पर आएगा आपका वसीय, यहाँ पर आएगा आपका वसीय अम्ल, आएगा आपका वसीय अम्ल, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आएगी आपकी प्रोटीन। कहने का मतलब है कि जो हमारा जीवांश पदार्थ है, इस जीवांश पदार्थ में स्टार्च कितनी परसेंट हो सकती है, सेलुलोज कितना हो सकता है, हेमिसेलुलोज कितना हो सकता है, वसीय अम्ल कितना हो सकता है, लिग्निन कितना हो सकता है, आपकी प्रोटीन कितनी हो सकती है। देश के नौजवानों, प्रोटीन पाई जाती है 1 से 15%, कितनी होती है, 1 से 15% पाई जाती है। लिग्निन पाया जाता है 10 से 28% के आसपास पाया जाता है। वसीय अम्ल पाया जाता है 1 से 8% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हेमी का आधा का मतलब है 30 से 50%, कितना,
30 से 50% पाई जाती है, उन्हें सेलुलोज पाया जाता है लगभग 10 से 30% के बीच में पाया जाता है, और 1 से 5% के बीच में क्या होती है हमारी यहाँ पर आपकी स्टार्च पाई जाती है। और यहाँ तक किसी को दिक्कत है, याद होनी चाहिए, प्रत्येक बात ध्यान रखना, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो क्लास को मत लीजिए, ठीक है। ये था हमारा यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, आज हमने दूसरा लेसन स्टार्ट किया था। इसी दूसरे में हमने मर्दा जीवांश पढ़ा, यानी जो आपकी मर्दा के अंदर जीवों के अंश पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, कितना पाया जाता है, क्या कौन मुख्य कहाँ से प्राप्त होता है, और हमने संगठन पढ़ लिया, ठीक है। और संगठन के बाद में इनका हमने परसेंटेज पढ़ लिया, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये था आपकी आज की क्लास, ठीक है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे हमारा एक ही निवेदन है, जो हमारा चैनल बना हुआ है गणेश दास स्वामी साइंस, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए है, क्योंकि हमारी क्लास है, कुछ लोग हमारी क्लास को डाउनलोड करके वो अपने चैनल पर डाल रहे हैं और अपने बच्चों को क्लास दिखा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि जहाँ से क्लास बन रही है, अगर विद्यार्थी वहाँ से क्लास को देखता है तो उसको प्लस में टेस्ट भी मिलेगा और अलग में जो अलग से जानकारी उसे मिलेगी, ठीक है। उसके कमेंट का भी क्या होगा, समाधान होगा। एक मेरे पास कॉल आया था इस तरह कि इस कमेंट का समाधान बताइए, तो मैंने कहा कि सर ऐसे में कितने के कमेंट देखूंगा, ठीक है, मेरे चैनल पे कमेंट आएगा तो उसी का वो आंसर मिलेगा। तो नए विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि GAN आपका SH गणेश दास स्वामी SWAMI और आपका साइंस, ये मेरा चैनल है, इस पे जो मेरी क्लास चल रही है उस पे आप जाइए, ठीक है। और प्लस में जो मेरे नंबर हैं, इस नंबर पे आपको यहाँ पर इस व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और इस ग्रुप पे आपको जुड़ेंगे तो आपको क्या होगा कि रोजाना क्लास मिलेगी, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होती है चैनल पे क्लास आ जाती है, परंतु कहने का उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है, परंतु व्हाट्सएप द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और विद्यार्थी से मेरा यही निवेदन है कि आप चैनल को शेयर कीजिए और प्लस में चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है।